करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने तैयारी को जरूर दुरुस्त करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उससे जो आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम देखने की कोशिश करेंगे, और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और ऐसे एग्जाम बार बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। लेकिन ये खोज कब किया गया था? यह खोज जो है 1921 से लेकर 1922 के बीच में यह खोज किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या था, तो उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने सभ्य हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद ऑप्शन में है कि राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो, जो 1922 में जिसको खोजा गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता 1921 से 1922 में तो खोज लिया गया, लेकिन इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था MS वत्स, जिन्होंने 1946 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। जैन मुनि यानी कि जैन धर्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह जो एक शासक, वह कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना उपवास किया और अंतिम समय में अपने शरीर को त्याग दिया? तो वह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम जीवन का अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया, जो कहाँ पे अभी फिलहाल वो अभी कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के संस्थापक थे? तो ये थे मौर्य वंश के संस्थापक। और उसके बाद जो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनका नाम था चाणक्य, यह इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको इसकी PDF की भी आवश्यकता है तो इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1991 में किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में यह लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन ठीक एक साल के बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो 1192 ईस्वी में हुआ। तो 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज की हार हो गई थी। और उसके एक साल के बाद जब हम देखें चंदावर का युद्ध, इसमें पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो यह मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। और चंदावर का युद्ध जो है वह हुआ था 1194 ईस्वी में, जो मोहम्मद गौरी और राजा जयसिंह के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, और जिसमें जयसिंह की हार हो गई थी, यानी उसे मार दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल जब मुगलों का गुलाम हो गया था, तब वहाँ पे मुर्शीद कुली खां जो है, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र करवाया था। किससे? मुगलों से। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करने वाला जो शासक था वह था मुर्शीद कुली खां। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून, यानी कि जिनके पति की पहले मौत हो जाती थी उनका विवाह होना असंभव था, यानी कि विवाह होता ही नहीं था, उसे एक गलत तरीके से देखा जाता था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने इसको पारित करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने पारित करवाया था। यदि इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित करवाने वाला कौन सा लॉर्ड गवर्नर था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। लेकिन इस कानून को लागू करने वाला जो शासक था वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आइए देखते हैं कि यह कब कानून बना, यानी कि कब ये कानून लागू हो गया। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ? यह था 1856 में। 1856 में इस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून को लागू करने वाले जो अंतिम गवर्नर जिन्हें कहें या फिर पहले वायसराय, वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही इसे लागू करवाया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह 1858 में इसने इस टाइप की जो नीति है उसको अपनाया। 1857 का जो सैनिक विद्रोह के बाद कंपनी का परिसमन किया गया और कंपनी का जो पावर है वो रानी ने क्या किया था, अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद इसके पास कोई वैसा पावर नहीं था, इसलिए इन्होंने एक नई नीति को अपनाया जिसमें फूट डालो और शासन करो, जिसमें दो राजाओं को आपस में लड़वाते थे और उसके बाद एक तरफ से मदद करने की भरोसा देते थे और जब ये लड़ाई जब जीत जाते थे तो उसे भी हराकर उसकी सत्ता को हासिल कर लेते थे। तो इसलिए फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अंग्रेज़ों ने 1858 में अपनाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड काफ़ी समय तक गृह युद्ध से गुजरा और यह जो वर्ष था यह 7 वर्षों तक यह गृह युद्ध से उलझा रहा। इसलिए आइए देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रथम गृह युद्ध जो है वह 1642 से 1646 तक चला और उसके बाद फिर द्वितीय जो चला था वह 46 से लेके 49 तक चला। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटल जो वर्ष है वह 7 सालों का रहा और इस बीच में इसे सप्तवर्षीय अंग्रेजी गृह युद्ध कहा जाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह केंद्रीय एशिया से यानी सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं, मध्य एशिया से आए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो यह है आर्य अवधि में। जब आर्य जब भारत आए थे तब उसी वक्त इन्होंने इसकी रचना की थी, ऐसा माना जाता है, लेकिन वैदिक शास्त्र कुछ और कहता है, लेकिन जो अभी सब्जेक्ट में है हम उसे ही पढ़ेंगे। तो किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो यह है आर्य अवधि में। आइए जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। उसके बाद महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? तो महाभारत जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, यह भी कौन भाषा में लिखा गया था? ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत, इसलिए इसे जितने भी ग्रंथ उस टाइम में लिखे गए थे ये सारे संस्कृत में लिखे गए थे। तो तुलसीदास जो रामायण जिन्होंने लिखा है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे, 10 हो गया है। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण को लिखा था और वैदिक अवधि में 4 वेद लिखे गए थे। ठीक है, इस वेद में वैदिक अवधि, आर्य अवधि में नहीं, वैदिक अवधि जब था तो वैदिक अवधि में इन 4 वेद को लिखा गया था। जैसे आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को जो है वैदिक अवधि में लिखा गया था। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों को भी भेजें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? कौन सा समाज के बारे में पूछा जा रहा है? गुप्त समाज का स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर श्रीगुप्त है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, इसमें एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो इसी के वंश के थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जिस टाइम अपने शासनकाल में थे तो उनके दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त तो अपने समय में एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिन्होंने कई सारे साम्राज्य को बढ़ाया भी और जीता भी। मंदिर निर्माण की जो कला जो कहा जाता है वो सबसे गुप्त युगीन कालीन ही माना जाता है। ठीक है, तो मंदिर का जो भी निर्माण का जो आप देखते हैं एक टेक्सचर, तो वो किस कालीन से लिया गया है? वो है गुप्त काल से। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो यह जो है यह आपका अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की जैसा आप जानते हैं तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर जीत गया था। उसके बाद बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े। ठीक है, तो जैसे खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया,
तो पान खाकर चलकर, ठीक है। पौ से हो गया पानीपत का, और खा से हो गया खानवा का, चलकर हो गया चंदेरी का, और घर से हो गया घाघरा का। तो इस टाइप का जो युद्ध है वह बाबर ने लड़ा था। तो ये सीरीज में है 1926, 1927, 1928, 1929 और 1930 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, आइए देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हैमू के बीच में हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राय के बीच में हुआ था। तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर और बैरम खान की जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1556 में, तो यह जो युद्ध हुआ था वह हुआ था तिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। 1556 में ही हुआ था, लेकिन तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। तिलवाड़ा का जो युद्ध है वह अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और बैरम खां के बीच। अकबर और राणा प्रताप के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह 1576 में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था ये? हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए कि कब लड़ा गया था, तो 1576 में। किनके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर और बैरम खां के बीच 1556 में लड़ा गया था, लेकिन यह इसका सेनापति था, इन्होंने विद्रोह कर दिया था और इसके बीच में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा आसपास के जितने क्वेश्चंस हैं उसे भी देख लिया जाना चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में यदि क्वेश्चन घुमाया जाए तो दिक्कत ना हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो यह था आपका अफगानिस्तान का शासक था। यह अफगानिस्तान से भारत की ओर आया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी कि किसकी प्रियतमा थी? तो ये कह सकते हैं आप कि जो मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। और मराठाओं के सभी पेशवाओं में से जो बाजीराव पेशवा थे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इनके समय में यह अच्छा विस्तार भी किया था। बाजीराव पेशवा मराठा के सबसे पहले पेशवा थे, ठीक है। इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बाजीराव पेशवा जो है मराठा के पहले पेशवा थे, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पेशवा यदि माना जाता है तो बाजीराव पेशवा को ही माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक एंड ऑप्शन डी चंगेज खां। तो इसका जो सही उत्तर है यह था खिलजी, ठीक है। खिलजी ने इसे जीता था। जैसे कि आप जानते हैं इसी वंश का था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जैसे कि आप सभी जानते हैं नालंदा को उसने क्या किया? ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, और कई सारे जो पुस्तकालय हैं उसे जला दिया। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि बख्तियार खिलजी ने या नालंदा को किसने ध्वस्त किया था? तो यह था बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए थे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जब वो भारत व्यापार करने के लिए आए तो वह सबसे पहले जहांगीर के दरबार में वो पहुँचे थे, और उन्होंने इजाज़त मांगी थी सूरत में पहला अपना कारखाना खोलने के लिए। तब मुगल काल जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। इसे आप याद रख सकते हैं। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने इसे दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज का नाम था वो था विलियम्स हॉकिंस। क्या नाम था उसका? विलियम्स हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में पहली बार पहुंचा था। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 को कहाँ पे खोला? ये खोला था सूरत में, ठीक है। और अपना जो दूसरा कारखाना कहाँ पे इसने खोला था? ये था मुसलीपट्टनम, जो आपका अभी वर्तमान तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे इसने अपना दूसरा कारखाना को लगाया था। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों का जो कारखाना था वो सबसे पहले कहाँ पे चालू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो कारखाना है आपका मुसलीपट्टनम जो है, इसे दूसरा कारखाना खोला गया था, लेकिन पहले चालू जो हुआ था वो मुसलीपट्टनम था। उसके बाद आपका सूरत का कारखाना को चालू किया था। तो इसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी, ठीक है। तो पहली सहायक संधि जो थी वह थी आपका निजाम के साथ। कब किया गया था? 1798 में इसे पहली सहायक संधि किया गया था। सहायक संधि में
जो अंग्रेज़ों की एक खास रणनीति थी, जिसमें अपने कंपनी के जो भी कुछ सैनिक हैं उसको रखरखाव को देते थे और उसके एक एवज में बहुत हैवी चार्ज करते थे। और जब वहाँ की जो रियासत थी उसे नहीं दे पाती थी उसके वैल्यू को, तब वो क्या करती थी, उसके जो 1/3 का जो एरिया था वो अपने हिस्से में ले लेती थी। तो यह था सहायक संधि। तो सहायक संधि से आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जो निज़ाम है वह 1798 में सहायक संधि के अंतर्गत आ गया। और सहायक संधि का मूल रूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको चलाया था, जो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। कौन था सहायक संधि को शुरुआत करने वाला? कौन था? ये था आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें भारत ने अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद ये सारे जो आप देख रहे हैं, रोहिलखंड, निजाम, अवध, झांसी, ये सारे सहायक संधि के अंतर्गत बन चुके थे। उसके बाद अंग्रेजों ने इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अपने अंतर्गत ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि जो संगीत है वो किस वेद से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसे कौन सा वेद से लिया गया है संगीत को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रथम भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वह था फाहियान, दूसरा था आपका हैंगशन और तीसरा था आपका इत्संग। ठीक है, ये तीनों एक सीरीज में आए हैं, पहला फाहियान, दूसरा हैंगशन और तीसरा इत्संग। यह तीनों, उसके बाद कोई चीनी यात्री का उल्लेख नहीं मिलता है। तो फाहियान जो आया था वो आया था कब? गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। कब आया था? गुप्त वंश के शासनकाल के समय में फाहियान भारत पहुंचा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंगें बनाई, जो इमारतें बनाई, वो किसके शासक में बनाया गया था? ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में तो वैसा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। बाबर के समय में ये स्थापना किया और कई सारे युद्ध में इसने भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन जो शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में कई सारे इमारतें बनाई गई, जैसे कि आपका लाल किला कहा जाता है या फिर आप सबसे ताजमहल को कहा जाता है। तो ऐसे कई सारी इमारतें हैं जिसके कारण शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, तो सिख समुदाय सिख धर्म से संबंधित है। तो ये जिनके जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिख समुदाय के 10 गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु का जो नाम था वह था गुरु नानक देव जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, तो कुचिपुड़ी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है और इससे आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा है, तो यह है आपका घूमर। कर्नाटक का कौन सा है, तो यह आपका यक्षगान। और पंजाब का कौन सा है, ये आपका भांगड़ा। तो इस प्रकार आप इसे भी याद रख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो चित्रकला की कौन सी शैली है? यह है आपका गंधार शैली। तो गंधार शैली का जो पात्र जो है वो है महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय जानते हैं कि जैसे अब ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो आपस में विभक्त हो गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो ताजमहल का जो डिज़ाइन था उसको किसने तैयार किया था? तो वह था आपका उस्ताद ईसा ने इसको तैयार किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है यह है आपका कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार हिंदू धर्म में भी कल्कि अवतार को ही माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? अकबर ने कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो जो फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने एक महल का निर्माण कराया था उसका नाम था पंचमहल। क्या नाम था उसका? उसका नाम था पंचमहल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये है आपका
दिल्ली में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, तो आइए, इसके पास एक लोह स्तंभ को लाकर रखा गया था, तो वह लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और दयानंद वैदिक समाज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आइए से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज को पहले आत्मीय समाज के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1815 में राजाराम मोहन राय ने की थी। उसके बाद 1828 तक ब्रह्म समाज में ये कन्वर्ट हो गया था। और आर्य समाज की जो स्थापना आपने देखा स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की। और प्रार्थना समाज जो है वह 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। दयानंद वैदिक समाज और आर्य समाज, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज को दयानंद वैदिक समाज के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाए कि दयानंद वैदिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ठीक है, इबादत खाना जो है जहाँ पे लोग इबादत करने जाते हैं, ये मुस्लिम धर्म से प्रेरित है और इसका जो निर्माण करवाया था वह था अकबर। तो इबादत खाना कहाँ पे है? यह है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फतेहपुर सिकरी में जो इबादत खाना है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह है अकबर। और जो फतेहपुर सिकरी है वो है आपका यूपी में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी या कौन बनी थी? तो उसमें जो महिला शासक पहला थी वो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम को इससे पहला शासक बनाया गया था। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? इसका पिता का नाम था हैदर अली। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार भारत पे आक्रमण किया था और उन क्षेत्रों को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके शासनकाल में? ठीक है, तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का जो शासन था, अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए, लेकिन इन 10 गुरु में जो नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों के द्वारा उसे पवित्र माना जाता है यह है आपका गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह गुरु गोविंद सिंह है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो इसको जो नष्ट करने वाला जो मुस्लिम शासक था वह था आपका सुल्तान महमूद। किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने इसे नष्ट किया था। वह इस्लाम को बढ़ावा देने और भारतीय रियासतों को लूटने और अपने धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए भारत आया था। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुराना स्मारक है। इसको जो वाकाटिक शासक थे हरिसेन उनके शासनकाल में ये किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, उसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। ताजमहल का जो शाहजहाँ आप सभी को पता है, खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की और इंद्र की। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह अक्सर जो है पशुपति नाथ यानी कि जो शिव होते हैं उनकी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का और बौद्धों का। जैसा कि आप जानते हैं जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। जैनों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है आगम, हिंदुओं का रामायण और महाभारत और मुस्लिमों का कुरान। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह है 1761 में।
इसकी तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत का जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। 1526 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में। और इसकी तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ा गया था। ये तीनों पानीपत से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कि पलासी लड़ाई की गई 1757 में, ये पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और 1764 में बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि मुगल वंश का जो स्थापना है या फिर जो स्थापना करने वाले जो शासक हैं वो था बाबर। इसने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इसकी स्थापना की थी। तो पानीपत की जो लड़ाई है 1526, उसी समय मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का जो युद्ध है वह 23 जून 1757 में यह लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, काफ़ी फेमस लड़ाई भी रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बक्सर का जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाल किला जो है इसको शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ठीक है, रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों में मंत्री, मुख्यमंत्री और न्याय मंत्री। तो इसमें जो मुख्यमंत्री जो होता था उसे पेशवा कहा जाता था। बाजीराव पेशवा इसके प्रथम पेशवा बने थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पूर्णतः कलर फिल्म जो थी वह थी झांसी की रानी। ठीक है, वैसे जो किसान कन्या भी को भी कहा जाता है, लेकिन किसान कन्या में कुछ कुछ जो इक्विपमेंट्स थे और कुछ कुछ निर्देशन जो था वो विदेशी निर्देशन था, लेकिन झांसी की रानी में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? जो वियना का जो सम्मेलन है वह 1815 में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज जैसे आप सभी जानते हैं कि तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण है वह 1871 में पूरा किया गया था। कब किया गया था? 1871 में पूरा किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बॉल्शेविक जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? जो बॉल्शेविक जो क्रांति है यह आप 1917 में हुई थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल पे यदि पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को भी भेजें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।